आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं और सही कहें तो इसके अंदर विरोधियों का एक बहुत बड़ा रोल है। विरोधी बिना रुके प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं और जनता इन गालियों के जवाब में मोदी को बम्पर वोट देती है। ये एक बार नहीं कई बार साबित हो चुका है। हाल ही में गुजरात में हुआ, रावण औकात दिखा देंगे, क्या कुछ नहीं कहा गया, नतीजा क्या आया? 156 सीटें। गुजरात में 86% सीटों पर मोदी जीत गए। लेकिन आज तो बात गाली से बहुत आगे चली गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री हैं राजा पटेरिया। उन्होंने यह कह दिया कि मोदी की हत्या के लिए तैयार रहना होगा। यह बात क्यों कही गई, किससे कही गई, किस परिप्रेक्ष्य में कही गई, सब आपको बताएंगे। लेकिन यह बयान इतना शॉकिंग है कि पहले आप इस बयान को सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इंदस कराने का काम। सुनकर यकीन नहीं होता कि कोई भी नेता ऐसी कोई बात कह कैसे सकता है, सोच भी कैसे सकता है। हालांकि जैसे ही राजा पटेरिया को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत गलत बात कह दी है, उन्होंने तुरंत अपनी बात को संभाला और कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि चुनावों में मोदी को हराओ, लेकिन फिर भी मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। ये शब्द भी किसी की जबान से कैसे निकल सकते हैं? सफाई में आप ये कह रहे हैं कि जो बोला फ्लो में निकल गया। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री की हत्या की बात क्या ऐसे ही किसी की जबान से निकल जाएगी, या फिर इस तरह के विचार किसी के जहन में हो, बैक ऑफ द माइंड चल रहे हों? राहुल गांधी नफरत खत्म करने का एजेंडा लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश से गुजरे थे, क्या वहां राजा पटेरिया उनसे नहीं मिले? या फिर कांग्रेसी नेता हत्या और मर्डर की बातें करके ही नफरत खत्म करेंगे? चलिए एक बार को मान लेते हैं कि एक स्लिप ऑफ टंग है, मुंह से निकल गया। इसी भाषण में पटेरिया फिर आगे ये कहते हैं मोदी चुनाव खत्म कर देगा, देश में संविधान खत्म कर देगा, आदिवासी, दलित, मुसलमान, उनकी जिंदगी खतरे में है। क्या इसमें कोई रत्ती भर सच्चाई है? क्या देश के अंदर चुनाव प्रणाली नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते हैं? क्या देश का संविधान खतरे में है? संविधान को खत्म करने की कोई मंशा है? क्या देश में दलित, आदिवासी, मुसलमान, बाकी अल्पसंख्यक, उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं, जान खतरे में है, उनका भविष्य किसी खतरे में है? इन बातों का क्या सिर पैर है? क्या मोदी से नफरत में राजनीतिक शिष्टाचार, मर्यादा, यह सब दफन कर दिए जाएंगे? कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के बयान को फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कुरुक्षेत्र में उनके बयान की उन बातों पर हम बहस करेंगे जो उन्होंने बहुत सोच समझकर बोली हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं कि राजा पटेरिया को जब इस बात का एहसास हुआ कि मामला बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, उन पर FIR भी हो गई है, हो सकता है उनकी अपनी पार्टी भी उन पर कोई एक्शन ले ले, तो फिर वो सफाई देने उतरे। एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैं बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। राजा पटेरिया के इस बयान पर जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कड़ा रिएक्शन दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीधे गांधी परिवार पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे बयानों के लिए गांधी परिवार ही है जो अपने नेताओं को उकसाता है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने सतत गांधी परिवार के आदेश अनुसार नरेंद्र भाई पर न सिर्फ अभद्र टिप्पणियां की हैं, बल्कि उनकी हत्या हो ऐसी इच्छा भी बार बार जाहिर की है। प्रश्न ये उठता है कि गांधी खानदान क्यों उतारू है कि नरेंद्र भाई पर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संवैधानिक पद पर विराजमान एक व्यक्ति पर इस प्रकार का प्रहार हो। ये मात्र शब्द नहीं है। जब कांग्रेस के पास सत्ता थी पंजाब में, तब उन्होंने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ क्या खिलवाड़ किया था, इसका देश साक्षी है। गांधी खानदान
क्यों बार बार अपने नेताओं को उकसाती है कि वो नरेंद्र भाई का इस प्रकार से न सिर्फ अपमान करे बल्कि उनकी मौत की इच्छा भी व्यक्त करे। हमारे साथ इस वक्त एक सीनियर मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का। प्रहलाद जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हमने दर्शकों के सामने अभी राजा पटेरिया का वो पुराना बयान, फिर बाद में उनकी सफाई भी रखी। शायद आपने सुनी भी हो। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं तो गांधी को मानने वाला आदमी हूं, मैं कैसे किसी की हत्या की बात कह सकता हूं। मैं तो ये कह रहा था कि चुनावों में हराओ। लेकिन जिसने भी बयान सुना उसमें उनके पहले 3 शब्द यही थे कि मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। उनकी सफाई पर आप क्या कहेंगे? सौरभ जी, जैसे ही ये बात मेरे ध्यान में आई थी तो मेरी टिप्पणी बड़ी सदी हुई टिप्पणी थी कि राजा पटेरिया अगर अपने आप को विक्षिप्त भी घोषित करें तो भी उनको इस अपराध से मुक्त नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें जानता हूं। जो बात वो कह रहे हैं कि वो गांधीवादी है, खादी पहनने से कोई गांधीवादी नहीं बनता। गांधीवादी कहने से कोई गांधीवादी नहीं होता। जिसके भीतर ये जहर भरा हुआ है जबान पर उसी के आ सकता है। मुझे लगता है जितने प्रकार के मनोविज्ञान होते हैं दुनिया में और देश में, उन मनोविज्ञान में ये बात बड़ी साफ है कि अगर आपके भीतर हिंसा है तब आपके मुंह से बात निकलेगी। मैं जरूर कांग्रेस के ऊपर जरूर ये बात कहूंगा कि या तो कांग्रेस ने ऐसे लोगों को छोड़ रखा है या फिर वो उन पर बेलगाम हो गए हैं। उन पर लगाम लगाने की सामर्थ्य कांग्रेस के नेतृत्व के पास नहीं है। इतनी हिंसक बातें, इतनी स्पष्ट वीडियो जो आप दिखा रहे हैं, उसके बाद उनकी सफाई पर कोई विश्वास करेगा? और मुझे लगता है कि बरगलाने की राजनीति पहले से कांग्रेस करती रही है। मैंने नक्सलवाद का भी सामना किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा हिंसक समूहों के साथ ऐसे हिंसक लोगों का उपयोग करके राजनीति में राजनीतिक हत्याओं की आदी हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, जो बात पटेरिया कह रहे हैं उस वीडियो में, केरल हो या पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो, हमने किसी भी परिस्थिति में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए हैं, दीनदयाल जी से लेकर अब तक या डॉक्टर मुखर्जी से लेकर अब तक, हमें लोकतंत्र के बारे में कोई सिखाने की गलती ना करे तो अच्छा होगा। प्रहलाद जी, आपकी एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। अभी हम भी दर्शकों से यही कह रहे थे कि यूं ही आप किसी की हत्या के बारे में कोई शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल देते। भले ही आप उसको अगले सेंटेंस में आपको लगे मुझसे गलती होगी तो आप उसको दुरुस्त भी कर लें, लेकिन किसी के लिए कहना कि प्रधानमंत्री की हत्या के लिए तत्पर रहो, ये यूं ही नहीं किसी के मुंह से निकल जाता। ये बातें किसी के जहन में अगर आती हैं तो उससे क्या आ सकती हैं, जो किसी को अपना कोई दुश्मन मानता हो या जानी दुश्मन मानता हो। तब फिर ये सवाल खड़ा होता है कि ये नरेंद्र मोदी के साथ किसी की ऐसी जानी दुश्मनी क्यों? मुझे लगता है कि हिंसा का भाव अगर है तो कोई अहिंसक नहीं हो सकता। और ये जो परिस्थिति है, हमारी संस्कृति में तो दुश्मन को भी मारने की बात नहीं होती है। ये राजनीतिक शत्रुता इस सीमा तक जाएगी। और मुझे लगता है कि ये कोई छोटी घटना नहीं है। पटेरिया कोई ऐसे अदना कार्यकर्ता नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है सौरभ जी कि अभी तक कांग्रेस का बयान नहीं आया। और एक पूर्व मंत्री है, आपका पदाधिकारी रहा है, इतना जो ऐसा कार्यकर्ता वो बेलगाम हो जाए और कांग्रेस को खबर भी ना हो, मैं नहीं मानता कि ये कोई दुर्घटना है। ये सोचा समझा और उनकी प्रवृत्ति को स्पष्ट करने वाला बयान है। और मैं नहीं मानता कि इसमें किसी को कोई रियायत मिलनी चाहिए। अच्छा, इसके आगे लेकिन जो वो बातें कह रहे हैं, ये भी लोगों के बीच में जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं या प्रचार किया जा रहा है, उस पर भी जरूर हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी संविधान खत्म कर देगा, नरेंद्र मोदी देश में चुनाव खत्म कर देगा, देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे, भारत एक लोकतांत्रिक देश होना ही बंद हो जाएगा। इस किस्म की बात का प्रचार लोगों के बीच में जाकर के करना, और आप जिनको जानते हैं, आप पर्सनली जानते हैं, वो कोई छोटे कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। इस किस्म की बात कोई व्यक्ति जनता के अंदर कहे जाकर के, तो ये तो आक्रोश पैदा करने वाली बात है। नहीं, ये कुल मिलाकर एक तो झूठी बात है। झूठी बात को इस ढंग से प्रचारित करना, मैं सौरभ जी जो बात कह रहा हूं ये बहुत गंभीर है कि अभी तक कांग्रेस के किसी भी नेता का बयान नहीं आया। क्या ये इतनी छोटी प्रतिक्रिया है? क्या ये ऐसा ही बयान है? जहां तक सवाल अगर वो कहते हैं आदिवासियों का, जितना अगर हित मोदी जी की सरकार के समय आदिवासियों का हुआ,
आज तक स्वतंत्र भारत में किसी सरकार ने नहीं किया। अगर आज हम उन बातों को देखें, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, मोदी जी की नीतियों में एक भी कोई नीति बता दे जिसमें सबके साथ और सबके विकास के अलावा कोई दूसरी बात हो, एक भी घटना। मुझे लगता है कि इतने सिरफिरेपन से बात कहना, लेकिन मैं उससे ज्यादा अपराधी मानता हूं कांग्रेस को और कांग्रेस के नेतृत्व को, जिसने आज पूरा दिन बीत जाने के बावजूद भी टिप्पणी नहीं की। इसका मतलब है कि उनकी मौन स्वीकृति है, इस घटना में वो भी शामिल है। लेकिन मुझे तो राहुल गांधी जी का बयान याद आता है प्रहलाद जी। वो तो हमेशा ये कहते हैं कि हम में और बीजेपी आरएसएस में फर्क ये है कि वो नफरत की बात करते हैं, हम प्यार की बात करते हैं। उन्होंने एक जगह ये भी बयान दिया था कि मैं बीजेपी आरएसएस से और नरेंद्र मोदी से भी नफरत नहीं करता हूं। उनके नेता का बयान है। मुझे लगता है कि कथनी और करनी का ये अंतर तो दिख रहा है कि एक उनका पूर्व मंत्री ऐसा बयान देगा और कांग्रेस के कान में जू भी नहीं देख रही है, तो क्या वो नींद में है? मुझे लगता है कि ये बहाना है, ये सो नहीं रहे हैं, ये सोने का बहाना कर रहे हैं। और मुझे लगता है देश की जनता को ये बात गंभीरता से समझनी पड़ेगी कि ये उन्हें छोड़ रखे हैं या वो निरंकुश हो गए। इससे ऊपर मैं मानता हूं कि कांग्रेस का नेतृत्व सोने का बहाना कर रहा है, सो नहीं रहा। प्रहलाद जी, बहुत धन्यवाद दूंगा मैं आपके समय का। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ थे। और जो बात वो कह रहे हैं उस पर हम आगे अब कुरुक्षेत्र में चर्चा करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी की मौन स्वीकृति है, जैसा उन्होंने कहा राजा पटेल के इस बयान के साथ? क्या कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को यह बयान आपत्तिजनक नहीं लगता? अगर ऐसा है तो फिर अभी तक इस पर कोई खंडन क्यों नहीं आया? या राजा पटेल के खिलाफ कोई बात किसी ने क्यों नहीं कही है? सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सुधांशु जी आपका। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। राजपूत जी का स्वागत है। हमारे साथ वारिस पठान साहब हैं AIMIM से। पठान साहब, स्वागत है आपका। और प्रोफेसर कपिल कुमार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, इतिहासकार भी हैं। प्रोफेसर साहब, आपका भी स्वागत है। मैं सुधांशु जी, अभी जो प्रहलाद जी बात कह रहे थे उसको आगे आप बढ़ाएं, उसके बाद फिर मैं सुरेंद्र जी के पास जाता हूं जवाब लेने के लिए। उनका कहना यह है कि इसमें कांग्रेस की लीडरशिप की मौन स्वीकृति है। यह पार्टी की इच्छा के बगैर ऐसा बयान नहीं दिया जा सकता, वरना अब तक कोई ना कोई कार्रवाई हो गई होती। स्मृति ईरानी जी ने आगे बढ़कर यह बात कह दी कि यह तो सीधे सीधे गांधी परिवार की शय पर दिया गया बयान है। वो चाहते हैं कि ऐसे बयान दिए जाएं ताकि नरेंद्र मोदी पर हमले हो। देखिए, मैं एक स्टेप इससे आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, जो प्रहलाद जी अभी कह रहे थे, मौन स्वीकृति नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का नीतिगत वक्तव्य है। मैं क्यों कह रहा हूं? जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सिर्फ पिछले 4 महीने का बयान देखिए। महाराष्ट्र में इनका नेता शेख हुसैन क्या बोलता है? मौत, और वो शब्द नहीं बोलना चाहिए, मौत का जो प्रकार बोलता है मोदी जी के लिए। झारखंड में इनके गृह राज्य मंत्री रहे सुबोध कांत शाह जी, गृह राज्य मंत्री केंद्र में, झारखंड के मंत्री नहीं। वो क्या करते? वो भी मौत शब्द कहते हैं कि मोदी जी की मौत होगी, और फिर वो मौत का प्रकार बताते हैं कि हिटलर की मौत होगी। कोई कार्रवाई की? मतलब सीधे मृत्यु की बात है, इससे नीचे के कम की कोई बात नहीं है। आज जिस प्रकार सीधे हत्या शब्द की बात, वो भी कम्युनिटीज को उकसाते हुए, मतलब समुदायों को उकसाते हुए हत्या की बात करना। मतलब कल के दिन मान लीजिए किसी समुदाय में कोई व्यक्ति एक्सेंट्रिक हो या कोई ऐसा हो, वो जाके ऐसा कोई कदम उठाने लगे, अरे कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए नेताओं को। और अब इनके 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों को कोट करता हूं, ये मौत का संदर्भ क्यों ले आते हैं? सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष 2007, मौत के सौदागर। राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब पूरे दुनिया में मौत का सिलसिला चल रहा था, देश में मौत का सिलसिला चल रहा था, तो कोविड को मोविड। मुझे 1 मिनट दीजिए। और अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गुजरात के हाल के चुनावों में क्या कहा? रावण। तो यह बता दिए, 3 तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और 3 बड़े नेताओं के नाम मैंने कोट कर दिया। और यह वहां से शुरू होता है 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले चुनाव प्रचार के दौरान इमरान मसूद, जो उस समय कांग्रेस का सदस्य नहीं था, वो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट था, जिसने कहा था कोट अनकोट मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। और अगले दिन राहुल गांधी उसके पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे, और चुनाव समाप्त होते ही उसको उत्तर प्रदेश कांग्रेस में लाकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया था। तो मैं यह बात एक स्टेप आगे जाते हुए कहता हूं, मोदी जी के प्रति घृणा और वैमनस्य के लिए यह कांग्रेस का नीतिगत वक्तव्य है। और मैं यह भी चुनौती से कहता हूं, प्रधानमंत्री के लिए मौत के प्रकार, मौत के तरीके और हत्या शब्द प्रयोग करने वाले लोग आज जब ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, तो मुझे लगता है ये न सिर्फ हास्यास्पद लगता है बल्कि पीड़ादायक लगता है देश की जनता को। सुरेंद्र राजपूत जी, जवाब दें।
सवाल सारे आपकी ओर उठ रहे हैं। आखिर कैसे किसी नेता की जबान से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? हमने ये भी दिखाया कि उन्होंने तुरंत अपने आप को दुरुस्त भी किया और कहा कि हम चुनाव में हराने की बात कर रहा हूं, लेकिन ये शब्द भी किसी की जबान से निकलना कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या के लिए तत्पर हो जाओ, कैसे निकल सकता है किसी की जबान से ये? सौरभ भाई, पिछले 20 मिनट से यही सब चीजें सुन रहा हूं आपकी, और पूरे सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, और एक तरफी बात को मैं देख रहा हूं, और उन बातों को मैं देख रहा हूं जो एक नेता ने जो गलत शब्द इस्तेमाल किया उसके सामने, उसके बाद फिर कांग्रेस हिंसा, कांग्रेस के नीतिगत शब्द, हमारे गांधी परिवार के ऊपर अटैक, हमारी ये सारी चीजों के ऊपर अटैक। लेकिन एक चीज नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी अशोभनीय, अभद्र और हिंसक अगर टिप्पणी हुई है तो उस आदमी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, कठोर कार्रवाई का सामना नहीं करा रहे हैं। वो आदमी खुला घूम रहा है, चाहे वो कांग्रेस का सदस्य हो, चाहे किसी और पार्टी का सदस्य हो, उस आदमी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं एक बात को कि जो शख्स हिंसा की बात करे वो कोई हो, उसको गिरफ्तार करिए, कठोरतम धाराओं में कार्रवाई कीजिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन ये लोग उस एक आदमी के नाम पर कांग्रेस को जो पानी पी पी करके, चाहे स्मृति ईरानी, गांधी परिवार को गाली दे, जिस परिवार के 2-2 सदस्य शहीद हुए हैं, जिस परिवार ने 48 साल जेल में गुजारे हैं आजादी के लिए, उस परिवार को इस नाम पर गाली दी जाए, उस परिवार को या कांग्रेस का नीतिगत फैसला एक विद्वान प्रवक्ता के द्वारा कहा जाए, और वो विद्वान प्रवक्ता जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता हो और जो खुद जानता हो कि उससे इस समय झूठा और मक्कारी भरा वक्तव्य और कोई नहीं हो सकता, उस नाम को लेकर के हमारी आपत्ति है। हमारी राजा कठेरिया के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। हम चाहते हैं कि कठोर विधि सम्मत कार्रवाई। तो राजपूत जी, ठीक है, आपने बड़ा स्टैंड लिया, आपने कहा इनकी सरकार। मेरी बात का जवाब देना राजपूत जी, मुझे बताइए, अभी तो राजा पटेरिया कांग्रेस पार्टी के नेता है नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री हैं आज की तारीख में, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, या नहीं है? मैंने तो कहा कि राजा कटेरिया चाहे मेरी पार्टी का सदस्य हो, चाहे भारत का नागरिक हो, चाहे कोई हो, तो राजा पटेरिया पर पहला एक्शन किसका होना चाहिए? धाराओं में कार्रवाई। राजा पटेरिया पर पहला एक्शन किसका होना चाहिए? बिल्कुल पुलिस, अरे पुलिस को उठा लेना चाहिए, पुलिस को उठा लेना चाहिए। आपकी पार्टी से कोई बयान नहीं आएगा उस पर? मुझे सुरेंद्र सिंह राजपूत पहली बार दिन में पहले कांग्रेस के नेता आए जो ये बात कह रहे हैं, सुबह से चल रहा है ये बयान? नहीं, सुबह देखिए, सुन लीजिए, पहले जान लीजिए, एक तरफा चैनल चलाएंगे, एक तरफा बयान चलाएंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं, जनता सब जानती है। किसने बोला, बताइए ना। आपसे फिर से कहता हूं कि उसके खिलाफ कायरतापूर्ण भारतीय जनता पार्टी अगर कार्रवाई नहीं करती है, भारतीय जनता सुरेंद्र राजपूत जी आज इधर उधर की बात ना करें, मुझे आप बताइए, आपने कहा एक तरफा चला रहे हैं। अरे भाई, 2 तरफा चलाएंगे, दूसरी तरफ से आवाज तो आए, आपकी पार्टी बयान तो जारी करे। मैं बता तो रहा हूं, आए आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सारे सीनियर नेता करें, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले। सुनिए ना, अब अरे भाई सुन वो भी करेंगे, लेकिन मुझे इतना तो बता दो सौरभ भाई, आप तो एक जिम्मेदार पत्रकार हो, ख्याति लब्ध हो, दुनिया में आप जाने जाते हो। सुबह से लेकर के अब तक 6 घंटे हो गए, 7 घंटे, किसी एक चैनल ने या किसी एक आदमी ने ये कार्रवाई की मांग की हो? किसी एक आदमी इनकी सरकार ने एफआईआर दर्ज कर रखी है। अब आप क्या चाहते हैं कि पुलिस को साथ पकड़ के इंस्पेक्टर को मीडिया के चैनल का रिपोर्टर लेके जाएगा राजा पटेरिया के पास कि लो इसको गिरफ्तार करो? अरे सुनिए, अब आप आज कहां की बातें कर रहे हैं? आपसे इस बात का जवाब नहीं दिया जा रहा कि आपकी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी नहीं हुआ इस बात की निंदा करते हुए। एक बयान जारी नहीं हुआ आपकी पार्टी से। एनआईए को ये कार्रवाई, मुझे बताइए, आपकी पार्टी से किसने कहा कि राजा पटेरिया ने जो कहा गलत था? की सुरक्षा का आप मुझे बताइए, किसने कहा कि ये जो बोला सरासर गलत है? एक आदमी का नाम बताइए अपनी पार्टी से। सुरेंद्र राजपूत ने, आपसे पहले सुबह से सुरेंद्र राजपूत को इंडिया टीवी ने अपने मंच पर इनवाइट किया है। सुरेंद्र राजपूत ये बात कह रहे हैं, मैं दुनिया देख रही है। सुरेंद्र राजपूत के अलावा किसने बोला? हम सोशल मीडिया सहित सारे प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं। कौन? नाम लिख के बताया ना मुझे, कौन? आप चाहें तो ट्वीट्स देख लीजिए। किसने? मुझे सर आप बयान बताइए ना। सुबह से कह रहे हैं, मैं कहता रहा हूं। जयराम रमेश बोले, जयराम रमेश बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले। एक मिनट, ऐसा है, फिर आप कहो, आप हो जाओगे नाराज। अगर मैं अभी आपसे कहूं, आप हमसे पूछ रहे हो, तो मैं कहूं रजत शर्मा पूछे, क्या मतलब है?
भाई सुरेंद्र जी, क्या मतलब? सुरेंद्र जी तार्किक अगर बात राष्ट्रीय कीजिए प्रवक्ता आप। आपसे कह रहा है 4 घंटे पहले ना, सुन ले। रजत शर्मा डिबेट का प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन जयराम रमेश हर छोटी बात पर अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो तुलना, अगर फर्क कर रहे हैं तो देखिए क्या जयराम है, रमेश तुलना का करनी है तो फिर बराबर की सुन कीजिए। लीजिए। हाँ नहीं, तुलना तो बराबर की हो रही है। हाँ, बिल्कुल। और ये भी बात आपने सही कि बराबर की होनी चाहिए, वो बराबरी नहीं है रजत जी में और जयराम रमेश जी में, ये भी सच है। बिल्कुल ठीक ये कह भी रहे हैं, हम कहां मानते रजत जी, हैं। कहां जयराम लेकिन रमेश। मैं आपसे फिर से कहता मैं हूं। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। हाँ बिल्कुल, अभी कहा बहुत काम जयराम करना है रमेश, जयराम कहा रमेश रजत को। जी। अभी ये भी जयराम सच है। रमेश जी को बहुत अरे मैं और कह रहा काम हूं, करना अभी- पड़ेगा अभी- लोगों के अभी बीच सच- में। अभी सच कंटेनरों में अभी- बैठकर केवल अभी- यात्रा अभी निकालने से जयराम नहीं रमेश होगा। जी को अभी जयराम रमेश जी सच में बहुत काम करेंगे, आप चिंता मत हाँ, कीजिए। ठीक। लेकिन मैं फिर से कहता हूं आपसे जी। कि पूरी भारतीय जनता पार्टी से कहिए कि एनआईए को ये करे, हमारी मांग है, कांग्रेस की मांग है। अरे सर NIA छोड़ को ये दीजिए। दे और अरे राजपूत जी, मैं दूसरे मेहमानों पर जा रहा हूं। अभी मैं आपको याद दिला दूंगा, जब पंजाब में प्रधानमंत्री की गाड़ी का काफिला रुक गया था और खबर आई कि प्रधानमंत्री ने कहा है, कह देना अपने मुख्यमंत्री से मैं जिंदा बच के आ गया, किन किन शब्दों में आप ही जैसे नेताओं ने मखौल उड़ाया था उस बात का। आज आप कह रहे हैं एनआईए कार्रवाई कर ले। क्या दोहरे मापदंड नहीं है? अरे क्या भाई, दोहरे क्यों मापदंड नहीं है? अरे क्यों उस नहीं वक्त आपको उड़ाएंगे? नाटक वही अगर नौटंकी वही लग रही थी। कानपुर चन्नी में का बयान सुनो याद है? शर्मा जी, चन्नी का बयान याद है? नौटंकी बंद करिए। चन्नी का बयान याद है? सुन लीजिए, हाँ। ये नौटंकी बंद कीजिए। क्या नौटंकी? ये कानपुर वाला आपको याद है? यही यहाँ तो भाजपा की सरकार थी जब। अरे आज कह रहे हैं आप कि एनआईए कार्रवाई कर ले। मैं तो याद दिला रहा हूं, जब पंजाब में हुआ था तो क्या कहा था आप लोगों ने कि नाटक नौटंकी कर रहे हैं प्रधानमंत्री और भाजपा। मैं भी आपको याद दिला रहा हूं, किसानों के आप विरोध में बात कर रहे हैं, देश देख रहा है मोदी जी। और कानपुर में जब पत्थर चल रहे थे और उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार थी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों कानपुर में थे और भारतीय जनता पार्टी कायरतापूर्ण से कोई कार्रवाई नहीं करी। कहां की बात कहां लेकर के जा रहे हैं? कहां की बात कहां लेकर के जा रहे हैं? मिलाइए। अरे आज आपको प्रधानमंत्री की जान की चिंता हो रही है। मैं तो आपको वो याद दिला रहा था कि इसके ये उदाहरण है, पंजाब के उदाहरण भी है ये। राजपूत जी बयान निकाल के मुझे बताइए आपके कौन से नेता ने बोला। इधर उधर की बात से आज काम नहीं चलेगा। आज इधर उधर की बात से काम नहीं चलेगा। बयान निकालिए आप किसने बोला आपके अलावा। और आप भी तब बोल रहे हैं जब यहां बुला लिए गए हैं। क्या कोई नहीं बोल रहा आपकी पार्टी से, एक बयान नहीं आपकी पार्टी पहले का। बोल चुका हूं सौरभ शर्मा, पहले ध्यान से देखिए सोशल मीडिया। क्या ये सब गलत बात नहीं क्या चलेगी। क्या 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 गलत? मैं ऑलरेडी बयान दे चुका हूं। क्या बयान दिया? मैंने कहा ना, आप कह रहे किसने बयान दिया, मैंने कहा मैंने बयान दिया। अरे आपके अलावा किसने दिया? 4 बार 6 बार 10 बार पूछ चुका हूं। पार्टी के नेताओं के नाम भूल गए क्या राजपूत जी? इसके बाद आप एक मुद्दा है, एक बात है, आप उस पर ये नहीं कर, आप वितंडावाद फैला रहे। वितंडावाद नहीं है आपके पास कहने को कोई आज तर्क नहीं है। एक मिनट प्रोफेसर कपिल कुमार, छोड़ दीजिए इस बात को। अरे छोड़ दीजिए, शायद आपके कहने से याद आ जाए किसी को आपकी पार्टी में कि क्या कहना है इस पर। प्रोफेसर कपिल कुमार अपने आप को गांधीवादी कह रहे हैं, गांधीवादी कह रहे हैं राजा पटेरिया। सौरभ जी इन्हें 2-3 मिनट चुप कराए तो मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। देखिए, ये कांग्रेस की उस मानसिकता का परिणाम है जिस मानसिकता में मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। जिस मानसिकता के अंदर वो दीक्षित कहता है फिर से झूठ, आर्मी के चीफ को गुंडा, सड़क का गुंडा, समझे आप। और जिस मानसिकता के अंदर दिग्विजय सिंह जाकिर नायक का चेला बन करके उस आतंकी का उसका गुणगान करता है। मैंने कहा ना, इनकी जबान रोकिए बीच में। प्रोफेसर दोबारा से पूरी जिंदगी भर इसकी जबान और सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, ये नौटंकी प्रोफेसर हैं तो आपको क्या कहा जाएगा फिर? इसमें सुनने कोई का पर्सनल कमेंट करने के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया यहाँ पर, और आपको नहीं बैठना है तो आप जा सकते हैं। मैं साफ कह रहा हूं, यहाँ कोई मेहमान बैठा है उसे कुछ कभी नौटंकी कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे, कभी किसी का नाम ले देंगे। अपनी पार्टी के नेताओं के नाम याद नहीं आ रहा है आपको। बात करनी है तो वैसे बात मत कीजिए। पारिवारिक दास हैं ये लोग। हाँ ठीक, बहुत धन्यवाद। आपको बुलाया था, लगा था कि आप दायरे में रह के बात करेंगे इसलिए बुलाया था। कोई यहां पर आपकी बातें नरगल सुनने के लिए नहीं बैठा है। बोलिए प्रोफेसर साहब। तो ये एक मानसिकता कांग्रेस की बन गई है जो अपने आप को, देखिए कैसा अहिंसावाद, पार्लियामेंट के अंदर गार्ड से झगड़ा करना, कागज फाड़ना और बाहर गांधी की मूर्ति के नीचे आके बैठ करके धरना देना, ये तो इनका अहिंसावाद और गांधीवाद है जो आज एक सामने खुला हो रहा है। ये भाई साहब कह रहे थे कांग्रेसियों ने 48 साल जेल ली देश की आजादी के लिए। इन्हें इतिहास समझा दीजिए कि 48 साल ये जेलों में इन्होंने कैसे रहे जाकर के
और देश की आजादी नहीं, डोमिनियन स्टेटस लाए थे और देश का विभाजन कराया था। और एक बात मैं आप इनको आज बता देना चाहता हूं, आज मैं डिमांड कर रहा हूं यहां पे कि इंदिरा गांधी के मर्डर की दोबारा इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि उस मर्डर के जो प्राइम गवाह थे दो जने, धवन और वो बीबीसी का प्रोड्यूसर, उसको कभी कोर्ट के अंदर नहीं खड़ा किया गया। और मुझे दुनिया के किसी प्रजातंत्र के अंदर एक मर्डर दिखा दीजिए जिसके अंदर जो चश्मदीद गवाह है उनको वहां पे गवाह ना बना के लाया जाए। संजय गांधी का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसकी इंक्वायरी दोबारा कराई जाए। राजेश पायलट की जो डेथ हुई थी उसकी इंक्वायरी दोबारा कराई जाए। बहुत सारे चीजें सामने आ जाएगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो डेथ हुई थी कश्मीर की जेल के अंदर, उसकी इंक्वायरी की जाए। और अब मेरा सुधांशु मित्तल जी से एक सवाल है। सुधांशु जी, ये छोटी छोटी बातें छोड़ दीजिए कि उसने माफी नहीं मांगी कांग्रेस ने, उसने बयान नहीं दिया, अब तक स्पष्टीकरण नहीं आया। अरे श्रीमान जी, ये एक आपराधिक बयान है, ये प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने का बयान है। जैसे ही ये बयान आया था, अमित शाह जी को चाहिए था एनएसजी का हेलीकॉप्टर भेज के इस बदमाश टेररिस्ट को उठवा देते, और इसके साथ में इसका गुरु जो है दिग्विजय सिंह, उसको उठवा देते। प्रोफेसर साहब, कानूनी कार्रवाई जो भी कुछ होती होगी, हो रही होगी, इस पर एफआईआर, इन व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो गई है। गांधीवादी छोड़िए, ये कानूनी कार्रवाई नहीं है। अच्छा ठीक, एक सेकंड सुधांशु जी, मैं आ रहा हूं आपके पास भी। एक बार जरा वारिस साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ये हमारी, मेरी और इनकी कांग्रेस के प्रवक्ता की तू तो मैं बहुत समय चला गया। एक सेकंड, वारिस पठान साहब, पहले तो इस बयान पर आपको क्या कहना है? आपने भी सुना होगा ये स्टेटमेंट। देखिए, सबसे पहली बात तो सौरभ भाई, मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, बिल्कुल प्रवक्ता नहीं हूं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उन्होंने उनकी बात रख दी अपनी तरफ से, जो उनको कहना था सफाई उन्होंने पेश कर दी। हाँ, मेरा ये मानना है कि कॉल फॉर वायलेंस, कॉल फॉर हिंसा का हमने हमेशा से खंडन किया है, करते हैं और करते रहेंगे। किसी को भी किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। इस तरह के कॉल देकर किसी को वर्गलाना, किसी को भड़काना, ये अच्छी बात नहीं। चलिए, मैं फिर उनसे जो उनके बयान का जो जिस लिए वो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे वो आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप उससे सहमत हैं? मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी संविधान खत्म कर देगा, मोदी के राज्य में अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासियों का भविष्य खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए, ये लोगों ने क्या कर दिया है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहता हूं मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो पेट्रोल डीजल गैस के भाव आसमान को छू रहे हैं, मोदी है तो यहाँ पर लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भटक रहे हैं, दस्तों के ऊपर दर बदर घूम रहे हैं। ये मोदी को है, मोदी जी जो भी है देश के प्रधानमंत्री है, मोदी को हराना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है सौरभ भाई। अगर पूरा विपक्ष सीरियसली इस पे विचार करे बैठकर और एक हो जाए तो हरा सकते हैं। देखिए, अभी 3 स्टेट में 2 में से तो वो हार गए ना, हिमाचल हारे, दिल्ली हारे, उनके पास से महाराष्ट्र चला गया, खाली यूपी, गुजरात और क्या बच गया उनके पास। तो अगर लेकिन विपक्ष सीरियस नहीं ना, विपक्ष क्या करता है, हार गया तो हार का टिकड़ा डाल दो एमआईएम पे, वारिस पठान की वजह से हार गए। हम 13 सीट पे लड़े, तुम 169 सीट पे लड़े, तुम्हें हराने की ताकत नहीं थी उन लोगों को, बीजेपी जीत गई। 27 साल से तुम उनको जिताते आ रहे हो, फिर आपने जिता दिया नहीं, उनको, मगर नहीं घूम फिर के। वारिस साहब, मैं तो चुनाव की बात ही नहीं कर रहा, ये तो चुनावों से बहुत आगे बढ़ के बात, इलेक्शन कोई नहीं लेगा, गुजरात के इलेक्शन की बात ही नहीं रह गई, अब तो इलेक्शन पे बात आ गई। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन ही नहीं होगा देश में। 10 सेकंड में बोले 10 सेकंड में मैं बता रहा हूं। नहीं, देखिए, संविधान का कत्ल तो भाजपा वाले रोज कर ही रहे, सेक्युलरिज्म को नहीं मानते हैं ये लोग, डेमोक्रेसी में कहां मानते हैं लोग, विश्वास कहां करते हैं। तो इसीलिए मैं भी ये कहता हूं कि संविधान को बचाना है, और संविधान में चुनाव भी एक बहुत अहम हिस्सा रखता है, डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। अब आप बोलते हो चुनाव की बात ही नहीं, मोदी को हराना है, हराएंगे, डेमोक्रेटिक वे से हराएंगे, पूरा विपक्ष एक होगा, आइए हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर हम हराएंगे मोदी को। हमारा तो इंटेंशन और टारगेट ही है कि बीजेपी को हमको हराना है, मगर हम वायलेंस का समर्थन नहीं करते। हम कॉल फॉर इस तरह के मर्डर कर दो, ये कर दो, हत्या कर दो, इस बात को हम नहीं मानते। अब देखिए क्यों होता है, फ्रस्ट्रेशन है ना, ये फ्रस्ट्रेशन भी तो होता है ना, किस पे निकालेंगे। कल तक एमआईएम पे था, हमारी वजह से हार रहे हैं, हमारी वजह से ये हो रहा है। अरे भाई, आम आदमी पार्टी 50 सीट पे तुम्हारी हालत खराब करके रख दी, उसका नाम नहीं लेंगे, केजरीवाल। आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के नेता फ्रस्ट्रेशन में ऐसे बयान दे रहे हैं। एक सेकंड में उत्तर, एक सेकंड आपकी बात पर जवाब दे लूं, फिर दोबारा आप ही पे आता हूं। बोलिए सुधांशु जी, इनको लगता है कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रही? देखिए, वैसे तो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी जो अंट शंट बोल के चले गए, बहुत दुखद था। एक तो पहले उन्होंने अपने बात की शुरुआत हंसने से की,
अब मोदी जी की हत्या की बात की जा रही है और उस पर उनको हंसी छूट रही थी। नितांत व्यक्तिगत कमेंट करते हुए झूठी और मक्कारी की बातें करने लगे। और झूठ और मक्कारी का तो मैं सिर्फ 2 उदाहरण देता हूं, पहला झूठ का और दूसरा मक्कारी का। झूठ का ये क्या बोल गए कि 48 साल स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में रहे। अरे भैया 1946 में सितंबर में नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे तो उनकी उम्र ही 56 साल थी उस समय, और 56 साल में 48 साल जेल में रह लिए। अरे जब वो पढ़ लिख कर आए हिंदुस्तान में 1920 के आसपास, उसके बाद कुल वो 26 साल तो आंदोलन किए और उसमें 48 साल जेल में रह गए। ये होता झूठ जो प्रचार किया। और मक्कारी की सीमा ये, सौरभ जी मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर वो होते तो मैं उनसे पूछता कि सुबोध कांत सहाय ने तो झारखंड में दिया था ना स्टेटमेंट, और कहा था हिटलर की मौत मरेगा, यह शब्द प्रयोग किया था। झारखंड में तो इनकी सरकार है ना, क्या कार्रवाई की थी, पकड़ा था। यह होता मक्कारी का उदाहरण। परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं पुनः आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, यह कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति के कारण है और देश के लिए बहुत खतरनाक, मतलब आप वर्गों को उकसा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने इन सारे विष को पीते हुए सभी समाज के वर्गों के लिए ईमानदारी से काम किया है। यहां वारिस पठान साहब बैठे हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, मुस्लिम समाज में 70% आबादी है जिसको किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है, जबकि यह धारणा है कि भाजपा को वोट नहीं मिलता, वोट हमें 7% भी नहीं मिलता, मगर इसके बावजूद 70% को दिया है। यह ईमानदारी है। और थोड़ा सा वारिस पठान जी कहेंगे, एक और याद दिलाना चाहता हूं जो इन्होंने कांग्रेस के लोगों के लिए, ये मेधा पाटकर को साथ में लेके चल रहे थे ना, मेधा पाटकर जिन्होंने वर्ड यूज किया था गांधीयंस विद गन, नक्सलियों के लिए। अरे गांधी और बंदूक का कोई सामंजस्य हो सकता है क्या? पर ऐसे लोग राहुल गांधी की यात्रा में चल रहे थे। अब वारिस पठान जी से कहना चाहता हूं, जनाब आपके दिल की तड़प हम समझ सकते हैं। हम लोगों ने हैदराबाद में, ओल्ड हैदराबाद में जाकर आपके इलाके में भी सीटें जीत ली थी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार, वो दर्द हम समझ सकते हैं। और आप आके कहें कि साहब हम हिंसा की वकालत नहीं करते, तो जिसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, जिसने कहा था 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेगा, और आपके सद्र आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला था कि जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा। तो साहब ये लोग जब आके बोलते हैं कि हम हिंसा की बात नहीं करते, तो मुझे लगता है कि सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। जवाब दे रहे हैं, बोलिए वारिस जी। देखिए अभी सुधांशु जी ने काफ़ी हमारे भाषण गिना दिए, तो मैं ज़रा कुछ इनके भाषण गिनाऊंगा, खामोशी के साथ सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सुधांशु जी इतने तो पढ़े लिखे विद्वान आदमी है। सुधांशु जी, वो किसने बोला था मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कर दो? वो एमपी कौन था जो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखता है, दिल्ली के मंच पे खड़े रहकर बोला था? वो कौन था? प्रज्ञा ठाकुर, जिसको आपने एमपी बना दिया, जिन्होंने हमारे देश के वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर जो आतंकवादी से लड़ते हुए शहीद हो गया, उसको कहा था कि मेरे शराब की वजह से ये हुआ। मोदी जी ने कहा मैं उनको माफ नहीं कर सकता, मगर उनको तरक्की देते जा रहे हैं, एमपी बन के बैठे हुए हैं। वो कौन धर्म संसद चला रहे थे जो बोल रहे थे कि मुसलमानों का नरसंहार कर दो? बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा ले, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। वो कौन से बयानबाज लोग थे जिन्होंने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश डैश, रामजादे, हरामजादे, जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, इतने प्यारे प्यारे अल्फाज तो भाजपा वालों के मंत्रियों के मुंह से निकलते हैं। आप कभी खंडन किया उनका? उनके खिलाफ कभी आपने कार्रवाई की? मैं कांग्रेस के स्टेटमेंट को क्वालिफाई नहीं कर रहा हूं, वो उनका है। उन्होंने जो बोला उनके खिलाफ कार्रवाई करो, जेल डालो, माफ करो, जो करना है करो, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी बात रख रहा हूं आपके सामने। सुधांशु जी, कभी कभार खंडन कर लिया करो आप भी ऐसे बयानों का जो कॉल फॉर वायलेंस करते हैं, कॉल फॉर जेनोसाइड की बात करते हैं, मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं, कभी उसका भी खंडन करो। अरे आप कहां करोगे? आप तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया आपने। और बड़ी बात तो यह है कि उसको संस्कारी बोलने वाला जीत जाता है चुनाव। आप तो नरोदा पार्टियां जिसमें 97 मुसलमानों का नरसंहार हो गया, उसकी मुख्य आरोपी के बेटी को टिकट दे देते हो आप, जा बेटा चुनाव लड़, उसका बाप प्रचार करता है, जीत जाते हैं वो लोग। तो आपकी वजह से इस तरह की घटनाएं और वारदातें और बयानबाजी होती है। ये भाजपा को मान लेना चाहिए। रूट कॉज जो है ना, जड़,
जड़ इस सारे बयानों की है सुधांशु जी। अब बारिश साहब देखिए, अभी तो आप कह रहे थे कि हम किसी किस्म की वायलेंस का समर्थन नहीं करते, लेकिन अब ये कवर फायर देना नहीं है जब आप ये कहते हैं कि ये रूट कॉज है और इनकी वजह से ऐसे बयान आते हैं। क्यों जस्टिफाई करें ऐसे किसी भी बयान को? उसके पीछे कोई भी वजह कैसे हो सकती है? काउंटर हो रहा है, काउंटर हो रहा है। ए टीम और बी टीम काउंटर कर रही है। ए टीम कुछ बोलती है तो फिर बी टीम को जाके मोदी जी के ऊपर अटैक करती है। हम तो सीधी सीधी बात करते हैं भाई, हम तो संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को रखते हैं, तो हमको बदनाम किया जाता है। सुधांशु जी, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं अच्छा ठीक, होता। प्रोफेसर साहब एक सेकंड, लोग स्ट्रिक्ट कदम उठाते अगर ये धर्म सांसद के नाम पर जो कॉल फॉर जेनोसाइड दिया गया था तो आज ये नौबत नहीं आती। अच्छा ठीक है, एक बार प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर सुधांशु जी। प्रोफेसर साहब बोलिए। फिजा की जगह जेल में डाला होता तो देश में इस तरह के माहौल नहीं आते। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो वारिस पठान साहब, वो बयान मत बोलिए कि 2 घंटे को पुलिस हटा लीजिए और फिर हम क्या कर देंगे, वो किसका बयान था? दूसरा, एक मौलाना ने बयान दिया था कलकत्ता में कि जो मुझे मोदी की दाढ़ी के बाद आके देगा मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगा। केस चला, बाइज्जत आप लोग बड़ी मुसलमान की बात करते हैं। आप में देखिए, अब सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में जी बोले ठीक है, एक एक करके बात है, थोड़ी तहजीब रखिए श्रीमान जी। हाँ, समझे? तो उस मुसलमान के, उस मौलाना के खिलाफ आप वैसे तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन उस मौलाना के खिलाफ आपकी आवाज नहीं निकल पाई। और उसके बाद ये सर तन से जुदा आप लोग उसको क्रिटिसाइज करने की हिम्मत नहीं रख पाए कभी। अरे आपको अपनी पार्टी को पूरे हिंदुस्तान की झूठ बोलेंगे सारी जनता की पार्टी बनाना चाहिए, झूठ बोलेंगे, लेकिन आप वही जिंदा का सिर्फ मुसलमान बोलने का क्रिटिसाइज किया है। और दूसरे मेरे सुधांशु जी से कहना, 1 मिनट आप बोलिएगा। और सुधांशु जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये जो आपने गांधीवाद पे आप लोग चल दिए हैं ना, इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। आपने क्या एक्शन लिया था जब मौलाना ने कहा था कि 10 लाख रुपए दूंगा, मोदी जी का बाल काट लाओ? आप उसको सहाय को कोट कर रहे हैं, मिनिस्टर को, कांग्रेस के झारखंड के अंदर। आपने क्या एक्शन लिया? कौन रोकता है आपको एक्शन लेने से? नफाजी करने के अलावा आप पे एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है। चलिए मैं जवाब लेता हूं प्रोफेसर साहब। ठीक आप बीजेपी के ऊपर भी गर्म हो रहे हैं कि ऐसे जो भी ऐसी बातें कर रहा है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। मैं जवाब ले रहा हूं प्रोफेसर साहब, समय चला जाएगा। सुधांशु जी। प्रोफेसर कपिल कुमार साहब तो प्रोफेसर हैं, वो बयान बंगाल में दिया गया था, लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो जब राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है तो क्या केंद्र सरकार को कोई अधिकार है कि कानून व्यवस्था में सीधे कार्रवाई कर दे? केंद्र सरकार एक ही चीज कर सकती है, राज्य सरकार को डिसमिस कर सकती है, इसके अलावा प्रक्रिया के दौरान सीधे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। सुधांशु जी की आवाज। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, थोड़ा सा आप राजनीति अरे मान्यवर सोच के जवाब दीजिए। अच्छा ठीक, प्रोफेसर साहब प्लीज हाँ बोलिए। सुधांशु जी कंप्लीट कीजिए। अरे कपिल साहब, आप क्यों इस समय इतना गर्म हो रहे हैं? मान्यवर, एनआईए की बात आती है जब उसमें टेरर से रिलेटेड इश्यू आता है और वो सब्सटेंशिएट होने के बाद एनआईए के पास आता है। एनआईए और पुलिस में अंतर आपको समझना चाहिए। नॉर्मल पुलिस थाने की पुलिस की कार्रवाई और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जब टेररिज्म से रिलेटेड नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट आता है तब वो करती है। यह अंतर आपको पता होगा मान्यवर। मतलब मनीशंकर अय्यर पे क्या दिया आपने? अब मैं वारिस पठान जी की बात करें। जी सुधांशु जी कंप्लीट कर लें, आप समय भी नहीं है उतना। ठीक प्रोफेसर साहब, ठीक है, बात बहुत लंबी हो सकती है इस पर, लेकिन अभी उतना समय नहीं है। सुधांशु जी कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मैं वारिस पठान जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने जो कहने का प्रयास किया, हम ये याद दिलाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन। अरे भैया, अकबरुद्दीन ओवैसी का वो घटिया बयान किस दौर का है? वो तो 2007-8 का है। और आप जो कोट कर रहे हैं बयान, वो 2020 का कोट कर रहे हैं। मतलब 2020 के बयान की प्रतिक्रिया 2007 में हो चुकी थी। अद्भुत तर्क है आपका। और हमारे किसी नेता ने नहीं कहा था गोली मारो, उन्होंने सिर्फ कहा था देश के गद्दारों को। जनता कह सकती थी जूते मारो, जनता कह सकती थी धक्के मारो, जनता ने कहा गोली मारो। और रही बात इसकी कि आपने ये कहा
कि बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं, तो बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने गलत कार्य किया था वो 14 साल जेल हो के आए। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, तस्लीमा नसरीन ने लज्जा किताब में लिखा था कि बांग्लादेश में हजारों महिलाओं के साथ सब कुछ हुआ। आपने, आपके विधायकों ने आकर हैदराबाद में उसकी प्रेस नहीं चलने दी और कहा जान से मार देंगे, यहां से भाग जाओ। भूल गए जनाब? क्यों? मानता हूं हिंदू महिलाओं के लिए नहीं होगा, तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश में इमराना भी तो एक थी जिसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया था और उसके बाद सुधांशु जी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, हमारे साथ भी चाह रहे हैं जवाब देना। वारिस जी, समय नहीं है, फिर भी आप बहुत शॉर्ट में कुछ कह सकते हैं तो बस बोलिए। शॉर्ट में देखिए, इन्होंने हमारे स्टेटमेंट की बात की तो मैं कहूंगा अकबर ओवैसी को स्टेटमेंट पे लंदन में इलाज कर रहे थे, आए, सरेंडर किए, बेल लिए, केस चला 10 साल, दोनों तरफ को सुनने के बाद, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद सरकार ने धीरज छुड़वा बाइज्जत बरी कर दिया। बताइए मुझे, भाजपा के कितने नेताओं को जेल में डाला, कितने नेताओं के ऊपर केस चलाया? चलिए बताइए, बीजेपी ने कितने नेताओं को सजा हुई बयान देने के ऊपर, वायलेंस के ऊपर? एक भी नहीं। मैं तो यहां पर प्रोफेसर साहब जो है थोड़ा सा गुस्सा हो गए, लेकिन उनकी इस बात में हकीकत जरूर है कि इस किस्म के बेतुके घटिया बयान कोई भी आदमी दे रहा है उसके ऊपर कानून का डंडा जरूर चलना चाहिए। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कपिल जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, वारिस पठान साहब गुजरा और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ थे, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उनसे केवल एक बात कहना चाहते हैं, चुनावों में हार की खींच टीवी पर उतार कर अगर चुनाव जीते जाते तो आज देश में 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में भाजपा की नहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, लेकिन टीवी पर गुस्सा निकालने से कुछ होता नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।